नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही अहम दौर पर बात करने वाले हैं, महाजनपद। हाँ हमारे पास इससे जुड़े कुछ दिलचस्प लेख और शोध है। सोचिए, आज से लगभग 2500 साल से भी पहले का भारत, जी। जब छोटे छोटे इलाके जिन्हें जनपद कहते थे वो मिलकर शक्तिशाली राज्य बन रहे थे। हाँ। और यही जो 16 बड़े राज्य उभर कर आए, उन्हें ही महाजनपद कहा गया। जी। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए समझेंगे कि ये राज्य कैसे बने, इनकी क्या खासियतें थीं और फिर इनका अंत कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये इतने बड़े राज्य बने कैसे? मेरे ख्याल से इसमें गंगा के मैदानों की जो उपजाऊ जमीन थी उसका बड़ा हाथ था। हाँ बिल्कुल, वो तो था ही, और साथ ही लोहे का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था खेती के औजारों और हथियारों के लिए। सही, मतलब बेहतर औजारों से ज्यादा जमीन पर खेती हुई ज्यादा अनाज पैदा हुआ, जिससे ज्यादा आबादी का पेट भरा जा सकता था। और फिर लोग बढ़े तो बस्तियां भी बड़ी हुईं और शहर बने। जी हाँ, बड़े बड़े शहर जैसे राजगृह, श्रावस्ती, वाराणसी, ये सिर्फ राजधानियां नहीं थी, बल्कि व्यापार के और प्रशासन के, आप कह सकते हैं, बड़े केंद्र बन गए थे। पर ये दुम से तो नहीं हुआ होगा, मतलब पहले छोटे राज्य रहे होंगे। बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया थी। पहले के जनपद ही थे, फिर धीरे धीरे आपसी लड़ाइयों से या कभी समझौते से कुछ जनपद ज्यादा ताकतवर हो गए। उन्होंने दूसरों को अपने में मिला लिया और ऐसे ही वो महाजनपद बन गए। ये एक तरह का कंसोलिडेशन था, शक्ति का एकीकरण। हाँ, और प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जैसे अंगुत्तर निकाय है, उसमें ऐसे 16 महाजनपदों की लिस्ट मिलती है। और मजे की बात यह है कि सारे एक जैसे नहीं थे। कुछ में तो राजा का शासन था, राजतंत्र, जी। और कुछ गणसंघ थे, मतलब एक तरह के गणराज्य जहां सभाएं मिलकर फैसले लेती थीं। ये उस जमाने में भी था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आज के लोकतंत्र जैसे नहीं थे। अक्सर क्या होता था कि कुछ खास कुल या परिवार ही सत्ता में होते थे, और ताकत के मामले में आखिरकार इन 16 में से 4 ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली निकले: मगध, कोसल, वत्स और अवंती। और इनमें भी मगध सबसे आगे रहा है ना। उसकी कहानी तो बहुत अहम है। बिल्कुल, मगध की कहानी ही आगे चलकर पूरे उत्तर भारत की कहानी बन गई। समाज में भी तो बदलाव आ रहे थे, जैसे वर्ण व्यवस्था ज्यादा पक्की हो रही थी और शहरों में कारीगरों, व्यापारियों के अपने ग्रुप बन रहे थे। श्रेणी कहते थे शायद। हाँ, श्रेणी, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। ये सिर्फ व्यापारिक संघ नहीं थे, इनके अपने नियम होते थे, कभी कभी अपनी छोटी मोटी सेना भी। ये शहरों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। और व्यापार बढ़ा तो लेन देन के लिए सिक्के भी आए, वो आहत सिक्के। जी, पंच मार्क्ड कॉइन्स, भारत के शुरुआती सिक्के यही माने जाते हैं। इनसे व्यापार में बहुत आसानी हुई। और राजनीति की बात करें तो 2 तरह के सिस्टम थे, जैसा हमने कहा। हाँ, एक तरफ राजतंत्र, जैसे मगध, कोसल। यहाँ राजा सबसे ऊपर, उसकी अपनी सेना, अपने मंत्री, और किसानों से टैक्स लिया जाता था। उपज का छठा हिस्सा, जिसे भाग कहते थे। अच्छा, उपज का छठा हिस्सा। हाँ, और दूसरी तरफ थे गणसंघ, जैसे वज्जी संघ। यहाँ कोई एक राजा नहीं, बल्कि एक सभा होती थी, जिसमें चुने हुए या कुलीन लोग मिलकर शासन चलाते थे। लेकिन क्या ये गणसंघ उतने ताकतवर हो पाए जितने राजतंत्र? देखिए, उनमें आंतरिक एकता और शायद सामूहिक भावना ज्यादा रही हो, लेकिन सैन्य मामलों में अक्सर वो पीछे रह जाते थे। राजतंत्रों में क्या था कि राजा तुरंत फैसला ले सकता था, सेना को इकट्ठा कर सकता था। गणसंघों में फैसले लेने में वक्त लगता था और कभी-कभी अंदरूनी मतभेद भी होते थे। और ये वो दौर था जब लड़ाइयां बहुत होती थीं। बिल्कुल, लगातार संघर्ष। राज्य एक दूसरे की जमीन हड़पने में लगे रहते थे। मगध ने तो इसमें कमाल ही कर दिया, बिंबिसार और खासकर उनके बेटे अजातशत्रु। हाँ, अजातशत्रु बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने पहले अपने पड़ोसी अंग को जीता, फिर कोसल के साथ उनकी बहुत लंबी लड़ाई चली। और वो वज्जी संघ, जो एक शक्तिशाली गणराज्य था, उसे हराने में तो कहते हैं 16 साल लग गए। जी हाँ, 16 साल। और उसमें उन्होंने नई युद्ध तकनीकों का भी इस्तेमाल किया, जैसे वो रथ मुसल, मतलब रथ जिसमें गदा लगी हो। हाँ, और महाशिला कंटक, जो बड़े बड़े पत्थर फेंकता था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि युद्ध कितने भीषण और संगठित हो गए थे। लेकिन सिर्फ अंदरूनी लड़ाइयां ही नहीं थी, बाहर से भी तो दबाव था, उत्तर पश्चिम से। हाँ जरूर, पहले ईरान के हखामनी साम्राज्य का प्रभाव बढ़ा, और फिर सबसे बड़ा हमला हुआ 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का। सिकंदर और पोरस का युद्ध। हाँ,
झेलम नदी के किनारे इस बाहरी उथल-पुथल ने भी शायद क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर किया और मगध जैसी बड़ी ताकत के लिए रास्ता आसान बनाया हो। तो आखिर मगध ही क्यों जीता? क्या वजहें थी? कई वजहें थीं। एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। राजगीर पहाड़ियों से घिरी सुरक्षित राजधानी थी। बाद में पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर बना, जो व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए बहुत अहम था। और लोहे के भंडार भी तो पास में थे। हाँ, छोटा नागपुर पठार से लोहा आसानी से मिल जाता था, जिससे अच्छे हथियार और औजार बनते थे। और नदियों पर नियंत्रण से व्यापार पर भी उनका दबदबा था। और फिर आए नंद वंश के शासक महापद्मनंद। जी, महापद्मनंद को तो सर्वक्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया है। उन्होंने लगभग सभी महाजनपदों को जीतकर पहली बार उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में पिरो दिया। तो उनके सामने बाकी छोटे राज्य या गणसंघ टिक नहीं पाए? नहीं, मगध की विशाल सेना और संगठित प्रशासन के सामने उनका टिकना मुश्किल था। तो एक तरह से ये कई स्वतंत्र राज्यों के युग का अंत था। और फिर कहानी का अगला मोड़ आया, लगभग 322 ईसा पूर्व में। बिल्कुल, जब चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के आखिरी शासक धनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये महाजनपद युग का अंत भी था और एक नए, कई ज्यादा विशाल साम्राज्य की शुरुआत भी। सही कहा। महाजनपदों का ये पूरा दौर हमें दिखाता है कि कैसे समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति धीरे धीरे विकसित होते हैं, कैसे छोटे संगठन बड़े साम्राज्यों में बदलते हैं। ये भविष्य के भारतीय साम्राज्यों की नींव थी। तो ये थी कहानी उन प्राचीन महाजनपदों की, नवाचार की, संघर्ष की और आखिरकार एकीकरण की, जिसने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। और आखिर में ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इतिहास थोड़ा अलग होता, अगर किसी तरह गण संघ राजतंत्रों पर भारी पड़ जाते, तो आज भारत का राजनीतिक नजारा शायद कितना अलग होता।